जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। ये है 10 अगस्त 2023 दिन गुरुवार को खेल रहे हैं हम ऑफलाइन क्विज कौन होना है करोड़पति 2023 सीजन 4 का, जो कि है 9 अगस्त 2023 दिन बुधवार का ऑफलाइन क्विज। इसका शॉर्ट वीडियो शॉर्ट्स में और आंसर्स की इमेजेस कम्युनिटी में मैंने पोस्ट कर दी थी। डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में है कि जो कौन होना है करोड़पति में नहीं जा पाए वो कौन बनेगा करोड़पति में जाके खेल सकें और एक अच्छी धनराशि जीत सकें, और जो भी करोड़पति में जाना चाहते हैं उनकी भी तैयारी हो जाए। साथ ही सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी इस वीडियो की जरिए आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सब जगह जीके आती है और हर जगह जो है जीके कंपलसरी और मस्ट है। तो इसलिए डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में बनाता हूँ, और भी वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगी सेम क्विज़ेस की प्लेलिस्ट में, जिनसे आपकी तैयारी हो सकती है। तो अब जो है प्रश्नों पर चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं प्रश्नों पर। बात करेंगे आज के प्रथम प्रश्न पहले सवाल की, और ये जो है 10 बजे तक लाइव रहता है दिन में। 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। आशा करता हूँ आपने खेल ही लिया होगा। ये तो मैं आपकी तैयारी के लिए बना रहा हूँ, तो लेट सवेर हो जाता है तो उसकी कोई बात नहीं। ये कभी भी आप तैयारी अपना कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। मेन जो है आंसर्स की इमेजेस और शॉर्ट वीडियो जो है वो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था दिन में, और ये आज अगले दिन बना रहा हूँ। और आज भी क्विज आएगा जो कि दिन में 10 बजे के बाद आएगा, 10 अगस्त 2023 दिन गुरुवार को। इसमें ये पूछ रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। कितना बड़ा है ये? तो ये इतना बड़ा है कि लगभग 9,72,000 वर्ग किलोमीटर का है। 9,72,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा ये है। और यहाँ पर जो है कई तरह की प्रजाति रहती हैं जीव जंतुओं की, जो कि लगभग मान लीजिए 40 के आसपास है, या 40 या उससे अधिक हैं, और जिनको जो है उच्च आर्कटिक प्रजातियाँ बोला जाता है, मींस हाई आर्कटिक स्पीसीज। जो इसका क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था 9,72,000 किलोमीटर, तो वो 3,75,000 वर्ग मील होता है। अगर मील में बात करें तो 3,75,000 वर्ग मील मीन्स स्क्वायर मील। नॉर्थ ईस्ट है तो ये अपने भारत की बात नहीं हो रही है, ये ग्रीनलैंड है डेनमार्क में। डेनमार्क जो देश है ना, वहाँ पर है ग्रीनलैंड। और संसार के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान के साथ में जो है 10वां सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र भी है। वैसे जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं ना, वो आमतौर पर समुद्र में होते हैं। मीन्स द 10th लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, द ओनली लार्जर प्रोटेक्टेड एरियाज यूजली आर इन द ओशियन। तो ये सबसे बड़ा भी है और 10वां सबसे सुरक्षित है, संरक्षित क्षेत्र ग्रीनलैंड नॉर्थ ईस्ट नेशनल पार्क। पहला वाला ऑप्शन है येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में है। और दूसरा है योसेमाइट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स। और संजय गांधी नेशनल पार्क, जैसे नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ये भारत में है। ये है हमारे महाराष्ट्र में। दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। इसमें ये पूछते हैं क्रिकेट शॉट का संक्षिप्त नाम क्या है। छोटा नाम जो होता है ना, संक्षिप्त बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वो क्या है जहाँ पर बल्लेबाज अपने सिर के ऊपर हॉरिजॉन्टली मीन्स क्षैतिज रूप से बल्ला घुमाते हैं, तो इसको पुल शॉट बोलते हैं। और हेलीकॉप्टर शॉट वो होता है जो महेंद्र सिंह धोनी ने मारा था, उसको हेलीकॉप्टर शॉट बोलते हैं। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं, केवल सुना है। और बाकी इनके बारे में और जो है ना कट शॉट, रिवर्स स्वीप, इनके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं क्रिकेट देखता नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, समय ही नहीं मिलता है। पहले था छोटे पे खेलने का भी, फिर
इंटरेस्ट ही चला गया, ना खेलना रहा ना देखना। इसमें ये पूछ रहे हैं कि तीसरे प्रश्न में कि डूरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट, डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट, इसे ही आमतौर पर जो है ना डूरंड कप के नाम से जाना जाता है। इसका नाम विदेशी जैसा है, जैसे विदेश का कोई कप हो, लेकिन ये अपने जो है भारत का ही है। हमारे भारत का एक मतलब हर साल होने वाला एक घरेलू, जिसको बोलते हैं मतलब घरेलू मीन्स जो अपने भारत में होता है, फुटबॉल प्रतियोगिता है और एवरी ईयर होती है। और पहली बार कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो 1888 में हुई थी शिमला में, इन 1888 इन शिमला। और आपने दो टीमों का, कई टीमों का नाम सुना होगा, जिसमें एक सफल टीमों में आती है ईस्ट बंगाल क्लब और मोहन बागान एसी, जो हमने किसी क्विज में खेला भी था इसको। ईस्ट बंगाल क्लब और मोहन बागान एसी, तो ये जो है फुटबॉल की ही टीमें हैं और इससे ही जुड़ी हुई है। और एक है DFTS यानी कि डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी, और एक है AIFF मीन्स अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। तो इनके द्वारा ये जो है आयोजित की जाती है। और ये टूर्नामेंट जो है एशिया में सबसे पुराना मौजूदा क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। एशिया, भारत जो है ना वो एशिया में आता है। और दुनिया में 5वीं 5th नंबर की सबसे पुरानी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है ये अपनी डूरंड फुटबॉल कप या डूरंड कप। दूसरा वाला जो है इसमें स्क्वैश, ये क्या होता है, तो ये एक रैकेट और बॉल वाला गेम है और इसको 2 जने या 4 जने खेल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे छोटा हम टेबल टेनिस खेलते हैं या बड़ा बैडमिंटन, उसका एक रूप होता है। इसमें जो है ना एक छोटी और खोखली रबर की गेंद होती है, उससे खेला जाता है। तो 2 जने खेल सकते हैं, एक इधर एक उधर, या 2 इधर 2 उधर, तो इसको खेला जाता है। एक तरीके का ये इंडोर गेम है। और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, जिसको WSF भी बोलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको IOC बोलते हैं, उसके द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। लेकिन अभी तक ये जो है ना ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं बन पाया है। वॉलीबॉल, ये भी एक तरह का जो है ना इंडोर गेम होता है। और जैसे बैडमिंटन में बीच में नेट होता है, या जैसे मान लीजिए टेनिस में होता है, तो उस तरीके से होता है। और एक टीम में जो है 6 जने होते हैं, 6 इधर 6 उधर, तो उस तरीके से खेलते हैं। एक जिसके भी हाथ में बॉल आ जाए वो दूसरी तरफ जो है उसको फेंकता है, मारता है। और अटलांटा में 1996 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे ना, जिनको एक समर ओलंपिक्स होते हैं उनको ग्रीष्मकालीन बोलते हैं, एक होते हैं शीतकालीन जिनको विंटर ओलंपिक्स बोलते हैं। तो अटलांटा 1996 में 1996 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुए थे मीन्स समर ओलंपिक, उसमें जो है उसके बीच में इसको वॉलीबॉल को कार्यक्रम में शामिल किया गया था। और टोक्यो में 1964 से ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कार्यक्रम का जो वहाँ पर होते हैं उसका ये हिस्सा रहा है टोक्यो में 1964 से समर ओलंपिक्स का। तो बीच में एक जाल लगा होता है, 6 लोग उधर 6 उधर, और जिसके पास में बॉल आती है वो उसके ऊपर से कूद कूद के फेंकते हैं। काफ़ी ऊंचा जो नेट है वो उसके ऊपर से फेंकना पड़ता है। और टेबल टेनिस तो वही है, बीच में मेज होती है, छोटा सा जाल लगा होता है, उसके ऊपर से छोटा सा हाथ में रैकेट होता है, इधर से उधर फेंकते हैं। इसको भी 2 से 4 जने खेल सकते हैं। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, किस स्थान को आमतौर पर सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है, तो ये थाईलैंड को कहा जाता है। सफ़ेद हाथी जो होता है ना एक बहुत दुर्लभ होता है। जो हम देखते हैं वो ऐसे होते हैं स्लेटी कलर के या क्रीम कलर के, खाकी रंग के, हल्के भूरे। और ये जो होते हैं ना सफ़ेद, तो ये इनको धन, सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक मानते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं और इसे जो है सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। और ऑफिशियली बात करें आधिकारिक तौर पर, तो इसे दक्षिण पूर्व एशिया जो है ना उसमें थाईलैंड का साम्राज्य इसको कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड का साम्राज्य। थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो हाथी है। और ये जो मैंने आपको बताया कि ये पहले जो है थाईलैंड साम्राज्य के
नाम से जाना जाता था। और इनके जो अंतिम राजा रहे थे थाईलैंड के, भूमिबोल, उनके पास थे सबसे अधिक 21 हाथी। 21 सफ़ेद हाथी थे थाईलैंड के अंतिम राजा भूमिबोल के पास में। पहला इसमें ऑप्शन है भूटान का। तो भूटान के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो ये टाकिन होता है, इसको ताकिन बोलते हैं, TAKIN, टाकिन। ये आप समझ लीजिए एक तरह की भेड़ जैसी होती है। भेड़ आपने देखी होगी ना, भूरे रंग की, तो उस तरीके से ये होती है, इसको बोलते हैं टाकिन। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो राष्ट्रीय पशु है या पक्षी का है, आई थिंक वो मोर है, नाचता हुआ मोर। राष्ट्रीय इनके पक्षी में शायद एक वो भी आता है, ग्रे मोर तीतर करके। तीतर जो होता है ना, वो ग्रे मोर तीतर। और पशु जो है वो इंडो चाइनीज़ बाघ है। चीता जो होता है ना, इंडो चाइनीज़ बाघ, वो। और नेपाल का राष्ट्रीय पशु जो है वो हमारी गौ माता है। और ये नेपाल का नेपाल के राष्ट्रीय पशु तो हैं, ये पूरे हमारे भारतवर्ष का भी इनको जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। और एक समय पर अवश्य ऐसा होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु बनेगा और इनकी पहचान होगी और इनको फिर मान सम्मान मिल पाएगा और आदर सम्मान मिल पाएगा जिनके ये वास्तविक योग्य हैं। क्योंकि केवल गौ पूजन के कारण ही जो युग में हम जी रहे हैं ये 60 वर्ष विलम्ब से आया था, यानी कि 60 साल देर से। तो जो राजा परीक्षित थे, अंतिम राजा, भक्त प्रहलाद के पोते, प्रहलाद वही होलिका की कहानी से जो जुड़े हुए हैं, होली वाली, तो उनके पोते थे ये राजा परीक्षित। तो ये गौ पूजन करवाते थे, पूरा गांव पूजन करता था, पूरा इनका राज्य। तो उसके कारण 60 वर्ष देर से आया, वरना जो हम आज देख रहे हैं ये 60 वर्ष पहले देख रहे होते और 60 वर्ष बाद जो होगा वो आज होता, इससे भी और बुरा। तो सोचिए, केवल गौ पूजन से ये सब संभव होता है। इसलिए कहते हैं कि गौ माता को पालो, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो, वो जितनी प्रसन्न होगी व्यक्ति को बिना मांगे सब मिलेगा। इसलिए कहते हैं गौ पूजन करो, सबको अपने घर में गाय पालनी चाहिए। बात करेंगे आज के 5वें अंतिम प्रश्न की। रोम का प्रथम सम्राट था या कौन था या कौन सा था, इनमें से कौन सा है? तो ये ऑगस्टस है, ऑप्शन सी, ऑगस्टस। ऑगस्टस को ऑक्टेवियन के नाम से भी जाना जाता है। और 44 ईसा पूर्व की बात हो रही है, जिसको हम बोलते हैं 44 BC, बिफोर कॉमन एरा। और पहले होता था CE, BC, बिफोर क्राइसिस। ये मैंने अमिताभ बच्चन जी से ही सीखा है, वो शो में बोलते हैं। BC होता था पहले, बिफोर क्राइसिस, अब जो है BC हो गया है, बिफोर कॉमन एरा। तो ये 44 ईसा पूर्व की बता रहा था मैं आपको। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, जूलियस सीजर, तो इससे पहले जो है ना ये थे जूलियस सीजर, आपने नाम सुना होगा। तो अगस्टस से पहले तो जूलियस सीजर की इन्हें हत्या कर दी थी, उसके बाद जूलियस सीजर की जगह ये सत्ता में आया था, अगस्टस या ऑक्टेवियन। ऑप्शन बी जो है इसमें नीरो या नेरो, तो ये जो है पूरा नाम है नीरो क्लॉडियस सीजर। जैसे ये है ना पहला वाला जूलियस सीजर, तो ये नाम है नीरो क्लॉडियस सीजर ऑगस्टस जर्मेनिकस। ये 5वां रोमन के सम्राट थे, रोमन के 5वें सम्राट, और जूलियो क्लाउडियन राजवंश के अंतिम सम्राट। और इन्होंने जो है 54 से 68 ईस्वी तक अपनी मतलब मृत्यु तक शासन किया था रोम में। मीन्स 54 to 68 AD तक इन्होंने शासन किया था। ऑप्शन डी मार्कस ऑरेलियस, पूरा नाम मार्कस ऑरेलियस एंटोनिनस। मार्कस ऑरेलियस एंटोनिनस, इन्हें जो है ये भी रोम के सम्राट थे। और 5 जो अच्छे सम्राट कहे जाते हैं, अच्छे शासक कहे जाते हैं रोम के, उनमें से ये एक थे। और ये एंटोनिन राजवंश से
संबंध रखते थे उसके सदस्य थे एंटोनिन एम्परर के। और 161 टू 180 तक ये रोमन के सम्राट रहे हैं, मीन्स 161 टू 180 AD, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था वो। और मेंबर थे नर्वा एंटोनिन डेनिस्टी के, नर्वा एंटोनिन डेनिस्टी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ आपको। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका कोई शीर्षक नहीं था। उसको आज की बात समय में बात करें तो मेडिटेशंस नाम की एक बुक है। मेडिटेशन जो करते हैं ना, ध्यान योगा में जो आता है मेडिटेशन, ध्यान लगाना, तो मेडिटेशन नाम की जो बुक है ना, वो वही बुक है जो इन्होंने उस समय लिखी थी जिसका कोई शीर्षक नहीं था। तो इस तरीके का प्रश्न आ सकता है कि किस व्यक्ति ने बिना शीर्षक वाली बुक लिखी थी। तो मार्कस ऑरेलियस ने जो बुक लिखी थी उसका शीर्षक क्या था, तो कोई नहीं था। आज क्या है, तो मेडिटेशन है। तो एक प्रश्न से कई प्रश्न और एक उत्तर से कई उत्तर बन जाते हैं कई बार, इसलिए डिटेल में स्टडी करने को बोलता हूँ मैं आपको। जो मैं करवाता हूँ आपको बताता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, वरना आंसर तो आपको कोई भी बता देगा, आप खुद गूगल करके ढूंढ लेंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन में पढ़ेंगे तो बहुत समय लगता है, तो उसको मैं संक्षेप में शॉर्ट में करके आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ शॉर्ट में करके, जिससे आपको अधिक से अधिक ज्ञान कम शब्दों में मिल जाए। यही सब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, तो इसलिए आपका समय बचाने के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है और KBC आने ही वाला है 14 तारीख से, और बाकी उसमें आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, तो आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे हो सके, इसलिए आपकी तैयारी के लिए ही मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ जो 10 से 15 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। ये आप यदि खुद पढ़ेंगे ना तो आपको कई घंटे लगेंगे, इसमें 10 से 15 घंटे भी लग सकते हैं, तो उसको मैं शॉर्ट में करके आपको बताता हूँ, केवल आपके लिए मेहनत के जो यहाँ नहीं जा पाए हैं कौन बना करोड़पति में, वो वहाँ जाके खेल सकें, और जो KBC में जाना चाहते हैं वो भी, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी, क्योंकि GK हर जगह कंपलसरी मस्ट है। तो इसलिए जहाँ से तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, ज्ञान जहाँ से मिले बटोर लीजिए, पर पहले ज़रा टटोर लीजिए। अमिताभ जी ने भी ये कहा था, क्योंकि ऑनलाइन बहुत मैटर मिल जाता है पर वो सही गलत नहीं है, उसको सबको एक एक को चेक करेंगे तो बहुत समय वेस्ट होता है, इसलिए अपना देखभाल से तैयारी अपने करिए। और यहाँ पर आप करेंगे तो मोस्टली जो है आपको ट्रस्टेड ही आपको मिलेगा सब GK इन्फॉर्मेशन, और बहुत मैं रिसर्च से स्टडी करके तब जो है उसको बताता हूँ कि कुछ भी गलत ना हो। तो इसलिए गलत होने के चांसेस जो है ना 0.1% ही रहते हैं, 1% भी नहीं, 0.1। तो मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि कुछ भी आपको गलत ना बताऊँ, फिर भी कभी कुछ हो जाए करे तो मेरे को जो है कमेंट करके बता दिया करिए। तो ये थी बात 9 अगस्त 2023 दिन बुधवार, कौन बना करोड़पति 2023 सीजन 4 के ऑफलाइन क्विज की, जिसको हमने 10 अगस्त 2023 दिन गुरुवार को देखा सुना, मैंने आपको बताया। तो आंसर तो आप सबमिट कर ही चुके होंगे, और नहीं किए तो अभी 10 बजे से पहले 1 मिनट पहले तक 9 तक आप कभी भी कर सकते हैं। बाकी मेन जो है ये आपकी GK की तैयारी के लिए बनाता हूँ, तो इसका टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इमेजेस और जो है शॉर्ट वीडियो तो मैं पहले ही अपलोड कर देता हूँ टाइम पर। तो ये तैयारी इससे आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही और वीडियो आपको सेम क्विज के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे चैनल पर, और बाकी और भी वीडियो मिलेंगे जिनको खेल के आप कई सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, जो कि अमेज़ॉन क्विज के हैं। बाकी और भी जो आएंगे तो वो आपको बैक टू बैक मिलते रहेंगे। तो अपनी तैयारी करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। ठीक, मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते।